हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज़ के तहत इस वीडियो में हम आपके लिए जीव विज्ञान से लेकर आए हैं जीवन में विविधता एवं वर्गीकरण। पिछली क्लास में हमने कोशिका एवं जीवों के विकास के बारे में देखा। तो जीवन में विविधता, हम अपने आसपास क्या देखते हैं कि जो जीव हैं उनमें विविधता है। अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के पौधे, अनेक प्रकार के जंतु हमारे आसपास जो है पाए जाते हैं। तो उनमें जो विविधता पाई जाती है, जीवों में जो विविधता पाई जाती है, उसे हम कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता, जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे हम कहते हैं, विविधता मतलब भिन्नता, उसे हम कहते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जितने भी जीव हैं, जो भी जीव हैं, उनका उनका कुछ ना कुछ फिक्स स्थान है, उनका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। सारे के सारे कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे अगर हम बैक्टीरियाज की ही बात करें, जिन्हें हम जानते हैं कि वो केवल बीमारियां फैलाते हैं, नहीं, जो जीव मर जाते हैं उनके सड़ने गलने, उनके विघटन के लिए बैक्टीरियाज का होना जो है बहुत आवश्यक है। तो चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो या फिर बड़े से बड़ा जीव हो, वो प्रकृति में कुछ न कुछ अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल लिए हुए है। इसलिए उन सभी का होना जो है बहुत आवश्यक है, या संक्षेप में कहें तो बायोडाइवर्सिटी का होना जो है बहुत आवश्यक है। तो हम क्या देखते हैं कि बदले परिस्थितियों के साथ जो है ये बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ रही है। कुछ कुछ जो जीव हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो जीवों से संबंधित, जीवों के विलुप्त होने से संबंधित या सामान्यतः जो जीव विलुप्त हो जाते हैं उनका जो अध्ययन है वो रेड डेटा बुक यानी लाल किताब, लाल किताब कोई जादू की किताब नहीं है, तो रेड डेटा बुक में उनका विवरण होता है, ऐसे जीव जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं। तो कुछ ऐसे क्षेत्र, जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो विविधता है वो मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण समाप्त होने की ओर है या खतरे में है, जहाँ विविधता जो है कम होती जा रही है, ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं जैव विविधता के तप्त क्षेत्र। जैव विविधता के तप्त क्षेत्र, ये वास्तव में इंग्लिश का अनुवाद है, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण अपनी विविधता खोते जा रहे हैं, ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं जैव विविधता के तप्त क्षेत्र। अगर साइंस में इससे नहीं भी पूछा तो जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो है ऐसे चार क्षेत्र, चार स्पॉट जो हैं चिन्हित किए गए हैं। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी को कभी कभी सुंडा द्वीप समूह भी बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो चार जैव विविधता के तप्त क्षेत्र हैं भारत में, हो सकता है इनसे प्रश्न पूछे। तो जीवन में विविधता पाई जाती है। तो जीवन में विविधता पाए जाने के बावजूद भी जो है जीवों में कुछ कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जिनके आधार पर उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इनका जो है वर्गीकरण किया गया है। उनमें कुछ जो बेसिक समानताएं पाई जाती हैं उनके आधार पर जीवों का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण का जो इतिहास है बहुत पुराना है। सबसे पहले अरस्तु ने प्रयास किया था वर्गीकरण का अपने समय में। वर्तमान में जो विज्ञान में हम पढ़ते हैं, जो वर्गीकरण है जीवन का,
5 जगत वर्गीकरण कहलाता है वो। 5 जगत वर्गीकरण 5 जगतों में बांटा गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. विटकर के द्वारा दिया गया है ये। तो उन्होंने जो है जीवों को 5 जगत में, किंगडम में डिवाइड किया है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, पांचवा है एनिमलिया। पिछली क्लास में हमने जीवों के विकास में देखा था कि जीवों का जो विकास है वो सरलतम जीवों से उच्चतम जीवों या जटिल जीवों की ओर हुआ है। तो क्लासिफिकेशन भी लगभग लगभग उसी तरीके से किया गया है। मोनेरा में जो है एक कोशिकीय सरलतम जीव रखे गए हैं। एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं। इनके लिए एक टर्म आता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं वो हम देख लेंगे। प्रोटिस्टा में भी जो है एक कोशिकीय जीव हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। फंजाई, या जिसे हम सामान्यतः मोल्ड या फफूंद कहते हैं, तो ये जो होते हैं, अच्छा पोषण की अगर बात करें तो मोनेरा जो है ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए, विषमपोषी का मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हों। फंजाई जो होते हैं विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। फफूंद जो है इसका बेस्ट उदाहरण है। प्लांटी, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में फिर जो है शैवाल भी प्लांटी में ही रखे जाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अपना जीवन खुद बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और जैसा हमने पिछली क्लास में देखा, इनके जो कोशिका है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अचल होते हैं, सामान्यतः चलते नहीं हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और पुष्पीय अपुष्पीय दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो सामान्यतः जो स्वपोषी होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, हरित लवक पाया जाता है। तो जितने पेड़ पौधे हैं सारे के सारे जो है प्लांटी में रखे गए हैं। और उसके बाद एनिमलिया, तो जो बच गए जो जीव हैं, जंतु, उन्हें एनिमलिया में रखा गया है। सामान्यतः चलने वाले जीव होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते। और ये हो गए 5 जगत वर्गीकरण। तो अभी हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। अच्छा, ये सब के सब में जो है फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रो का मतलब होता है पहले, और कैरियोटिक जो वर्ड है वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। तो पिछली क्लास में हमने देखा एक केंद्रक जो होता है, केंद्रक के आसपास केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में, या ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्र की झिल्ली का अभाव, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये
विकास के समय, इवोल्यूशन के समय पहले की बात है, जब केंद्रकीय कोशिका जो है, केंद्रकीय झिल्ली जो है नहीं बनी होगी। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक, उससे पहले की, कैरियोटिक केंद्रकीय झिल्ली बनने की पहले की प्रावस्थाएं हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल। केंद्रकीय झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। फिर कुछ मेजर जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो कोशिकांग हैं, वो इसमें नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल का पावर हाउस, पिछली क्लास में हमने पढ़ा, नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं। फिर जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी है, गोल्गी कॉय, नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ जो मेजर ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, वो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु जो हैं, जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले ही जो जीव हैं वो मोनेरा में रखे गए हैं, और शेष में जो है यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। फिर प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो जैसे अमीबा है या पैरामीशियम है, ये सारे जो हैं प्रोटिस्टा के जीव हैं। अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई जो होते हैं, फफूंद जैसा हमने देखा, वो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं, और ये नेट तंतुओं से जो है आपस में जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम, माइसीलियम क्या है, ये तंतु हैं, फंजाइस के बीच बने हुए तंतु, तंतु सदृश रचना है। तो जो फफूंद होते हैं आपस में माइसीलियम से जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो ब्रेड मोल्ड है, यानी ब्रेड में लगने वाला फफूंद है। फिर जो मशरूम है, मशरूम है, या पेनिसिलियम भी जो है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पेनिसिलियम से बनता है। तो ये सब जो है फफूंद है। प्लांटी या प्लांट्स जो हैं हम देख रहे हैं, तो अभी जो हम मेजर देखेंगे, एक तो प्लांटी में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत विविधता पाई जाती है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट होते हैं। और उसके बाद एनिमलिया में देखेंगे, इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं। तो मुख्यतः हम लोग जो है इन दोनों का वर्गीकरण अभी आगे देखेंगे। पादप जगत या किंगडम प्लांटी का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो जो मेजर वर्गीकरण है वही इस आधार पर है कि उसमें पुष्प आते हैं, यानी फूल खिलते हैं या फिर नहीं। तो अपुष्पी पौधे होते हैं और पुष्पी पौधे होते हैं, बिना फूल वाले पौधे भी होते हैं दोस्तों। तो उसमें सबसे पहला है शैवाल। आपने देखा होगा तालाब के ऊपर या पानी जहाँ पे जमा होता है उसके ऊपर हरी हरी एक परत जम जाती है, वही शैवाल है। पादप जगत में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है, शैवाल है। फिर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आपने देखा होगा ईंट की दीवार या सीमेंट की भी दीवार में यदि नमी बहुत समय तक हो जाए तो उसमें हरे रंग के बहुत छोटे छोटे गद्देदार पौधे निकल आते हैं, जिसे हम मांस कहते हैं। तो वो जो है ब्रायोफाइटा है। अब इसमें क्या है कि पौधे होने के लिए आवश्यक क्या है कि उसमें पत्ते हों, उसमें तने हों, उसमें जड़ें हों। तो ब्रायोफाइटा जो होता है उसमें पत्ते, जड़, तन, इसको विभेदित नहीं किया जा सकता, यानी पत्ती, जड़, तने को अलग नहीं किया जा सकता है दोनों में। पत्ती, जड़, तना, ये विभेदित नहीं किया जा सकता, मतलब अलग से नहीं पता चलता कि ये पत्ती है, ये जड़ है, ये तना है करके। फिर देखते हैं टेरिडोफाइटा। गांव के बच्चे जो फर्न होते हैं, फर्न,
गांव के बच्चे अक्सर जो है अपनी किताबों में विद्यापत्ति करके जो पत्ते रखते हैं वो है टेरिडोफाइटा। पुष्प इसमें भी नहीं आते, हालांकि ये पत्ती, जड़ व तना में जो है विभेदित होता है, लेकिन पुष्प इस पे भी नहीं आते, तो ये कहलाते हैं टेरिडोफाइटा। अब देखते हैं पुष्पीय पौधे। उनमें जो बीज बनता है, जो बीज बनता है वो किसी आवरण से घिरा रहता है कि नहीं। सामान्यतः हम फल में क्या देखते हैं कि जो बीज होते हैं वह अपने आजू बाजू जो है गूदा से घिरे हुए रहते हैं। तो जिनमें बीज जो है नग्न होता है, यानी जिसके आसपास कोई आवरण नहीं पाया जाता, उसे हम नग्न बीजी कहते हैं, या जिम्नोस्पर्म। और जिनमें पाया जाता है बीज के आसपास आवरण, फल पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो साइकस जो है इसका उदाहरण है। साइकस एक पेड़ होता है पाम के जैसा, वो इसका उदाहरण है। फिर एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं कि बीज जो है घिरे हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी। एंजियोस्पर्म। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं कि इनका बीज जो होता है वो एक भाग से बना होता है या फिर दो भाग से बना होता है, उसे हम बीज पत्र कहते हैं। तो जैसे जिनमें वो एक ही भाग से बना होता है, जैसे चावल है, गेहूं है, चावल नहीं कहना चाहिए, धान है, गेहूं है, या घास कुल के जो सदस्य हैं, जितने भी घास होते हैं वो सब एक बीजपत्री होते हैं। तो चावल को आप दो भागों में ऐसे, यानी टुकड़ा तो आप कई भाग में कर सकते हैं, पर सामान्यतः वो दो टुकड़े में नहीं बंटते। जैसे चने जो हैं, चने ले लीजिए या मूंगफली ले लीजिए, ये जितने भी दालें हैं, या कोई भी आप इमली ले लीजिए या आम ले लीजिए, तो उनके जो बीज जो होते हैं वो दो दो भागों में ऐसे बीज से बंटे हुए रहते हैं। चने दो भाग में बंटे हुए रहते हैं, मूंगफली दो भाग में बंटे हुए रहता है, दाल जो है, तो इन्हें हम कहते हैं द्विबीजपत्री। तो इनमें पुष्प भी आते हैं, तने, पत्ती और जो जड़ हैं वो विकसित होते हैं, संवहन तंत्र विकसित होता है। तभी तो बड़े बड़े वृक्षों में जो है जल जो है नीचे से लेकर, जड़ से लेकर ऊपरी पत्तियों तक पहुंच जाता है, क्योंकि इनमें संवहन तंत्र जो है विकसित होता है। तो ये हो गए पादप जगत में विविधता, पादप जगत का वर्गीकरण। प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछ सकता है? प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शैवाल, उदाहरण के लिए शैवाल को किस में रखा गया है, किस जगत में, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, एक बीजपत्री का उदाहरण निम्न में से कौन है, या द्विबीजपत्री का उदाहरण निम्न में से कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि बीजपत्र आपको याद रखना है। तो चने फली जैसे हैं, उनको आप, फली को तो आप छील दीजिए तो दो भागों में अपने आप बढ़ जाता है, चना भी वही है। तो ये द्विबीजपत्री होते हैं और शेष जो होते हैं एक बीजपत्री होते हैं। तो ये हो गया पादप जगत का वर्गीकरण। अच्छा, पादप जगत में हम एक चीज हमेशा से बोल रहे हैं कि पादप में जो है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन अमरबेल, अमरबेल का नाम आपने सुना होगा, हरे रंग का एक बेल होता है, ये परजीवी होता है। परजीवी मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक का अभाव होता है। तो हरित लवक का अभाव होता है तो अपना भोजन किससे लेगा? तो ये दूसरे पेड़ों से चिपका हुआ रहता है, उनसे लिपटा हुआ रहता है और उनसे जो है अपना भोजन लेता है। तो ये परजीवी है। परजीवी, दूसरे पर जीवित रहने वाला परजीवी पौधा है अमरबेल। फिर हम देख लेते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का जो वर्गीकरण है वो, उसमें मेजर क्राइटेरिया ये लिया गया है कि उसमें जो है जीव में बैकबोन या रीढ़ की हड्डी या कशेरुका जो है वो है कि या फिर नहीं है। तो अकशेरुक में ऐसे सारे जीव रखे गए हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो जैसे केंचुआ है, सारे कीट हैं, जितने भी कीट हैं, कीटों की संख्या शायद एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा है। तो
ये सब जितने जितने आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिनके 8 पैर होते हैं, मच्छर हो गए, कॉकरोच हो गए, फिर आपके बिच्छू हो गए, ये सारे के सारे जो कीड़े होते हैं उड़ने वाले, सब के सब कीट वर्ग में रखे गए हैं। तो ये सब के सब अकशेरुक होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। फिर दूसरे होते हैं कशेरुक, जिनमें रीढ़ की हड्डी या फिर कशेरुका पाई जाती है। तो उनमें सबसे पहला है मत्स्य। मत्स्य को हम कहते हैं एवीज। मत्स्य जैसा नाम से पता चल रहा है मछली। भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां होंगी। क्या विशेषता होंगी? पानी में पाए जाते हैं और जल में पाए जाने के कारण उनमें उस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। शल्क पाए जाते हैं, शल्क जिसको हम छील के निकालते हैं, शल्क पाए जाते हैं। धारा रहित शरीर होता है। वायु कूपिकाएं पाए जाते हैं, यानी हवा रखने के लिए उनमें कूपिकाएं पाई जाती हैं ताकि तैरने में उनको मदद मिले। गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स, ताकि गलफड़े क्या करते हैं, गिल्स क्या करते हैं कि उनको पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन रहती है या वायु होती है उसको लेने में मदद करते हैं, ताकि पानी के बाहर आए बिना भी ये श्वसन कर सकते हैं। तो फिर फिन्स पाए जाते हैं तैरने के लिए। इस प्रकार से जो है मत्स्य होते हैं। तो ये होती हैं सब मछलियाँ। उभयचर में अभी हम क्या देख रहे हैं कि जीवन का जो विकास हुआ है वो जल से स्थल की ओर हुआ है। उभयचर में ऐसे जीव आते हैं, इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। ऐसे जीव आते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। तो ये उनके बीच की कड़ी है, जल और थल के बीच की कड़ी है। एम्फीबियंस दोनों जगह रह सकते हैं। तो दोनों जगह रहने के हिसाब से क्या होता है कि जीवन के कुछ पड़ाव में इनमें गिल्स का, ये गलफड़े भी पाए जाते हैं। बाद में ये गायब हो जाते हैं, पर ये जो है अपने त्वचा से श्वसन कर पाते हैं, त्वचा से जो है सांस ले पाते हैं। जैसे मेढक हैं, मेंढक हैं, ये एम्फीबियंस हैं, दोनों जगह रह पाते हैं। मगरमच्छ आदि हैं, एम्फीबियंस हैं, दोनों जगह रह लेते हैं। कुछ सांप होते हैं एम्फीबियंस। फिर देखते हैं सरीसृप। सरीसृप या जिसको हम कहते हैं रेप्टाइल्स, ये रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। तो जैसे छिपकली है, सांप हैं, ये सब के सब जो हैं सरीसृप हैं। फिर उसके बाद है पक्षियाँ, इनको हम कहते हैं, पक्षियों को हम कहते हैं एवीज, माफ करिएगा। मत्स्य को हम कहते हैं पीसीज। पक्षी वर्ग में, अब पक्षी वर्ग में पक्षी होने के हिसाब से, हवा में उड़ने के हिसाब से क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं कि उनके जो बोन होते हैं, उनके जो हड्डियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं, खोखली होती हैं। उनका भी शरीर जो होता है लगभग लगभग धारा रेखित होता है, चोंच सामने से लंबा होता है ताकि हवा को चीरने में मदद मिलती है। पंख पाए जाते हैं। तो जितने भी चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो सब पक्षी वर्ग में आते हैं। और सब उसके बाद आता है स्तनधारी। तो जिनके शरीर में बाल होते हैं, बाल या फिर रोम होते हैं, सामान्यतः जिनमें रोम छिद्र होते हैं, पसीना आता है। और मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, ये सब में हम क्या देखते हैं कि ये अंडज होते हैं, यानी इनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो अंडे से होते हैं। पर ये सीधे जो हैं शिशु पैदा करते हैं, यानी अंडा नहीं देते, ये शिशु पैदा करते हैं, स्तनधारी जो है। तो आसपास जितने भी जंतु हम देखते हैं 4 पैर वाले या 2 पैर वाले जो मानव देखते हैं, वो सब के सब स्तनधारी हैं। तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो हाथी नहीं है दोस्तों, व्हेल है। व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी है। व्हेल अंडे नहीं देता। सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो व्हेल है। उसको होना चाहिए मछली वर्ग में, पर ये बच्चे देता है करके इसे स्तनधारी कहा जा रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ अपवाद भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था आर्कियोप्टेरिस, वो जो है रेप्टाइल्स और
मत्स्य के बीच की कड़ी थी। तो ये हो गया जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण हम देखते हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले जगत रख रहे हैं। जगत रखने के बाद एक कैटेगरी रख रहे हैं, फिर दूसरी कैटेगरी रख रहे हैं, फिर तीसरी कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी होता है क्लासिफिकेशन में, उनके कुछ नाम हैं, वो नाम हम देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं, उनका हायरार्की, उनका पदानुक्रम इस प्रकार से है। जैसे जंतु का अगर हम लेंगे तो जंतु एक जगत हो गया, उसमें बहुत सारे जंतु हैं। फिर उनमें जो भिन्नताएं हैं उनको किस किस तरीके से हम शॉर्टेड करते जाएंगे, कैसे कैसे वर्गीकृत करते जाएंगे, उसका ये हायरार्की है। तो सबसे पहले होता है जगत, या जिसे हम कहते हैं किंगडम। अब मनुष्य का हम उदाहरण लें, मनुष्य का उदाहरण अगर हम लें तो मनुष्य जो है एनिमल किंगडम में किस प्रकार वर्गीकृत होता है ये हम देख लेते हैं। तो किंगडम है एनिमिलिया, एनिमलिया किंगडम है। संघ को हम कहते हैं फाइलम। फिर हम जब देख रहे थे एनिमिलियम का वर्गीकरण, एनिमिलिया का, तो हम देख रहे थे कि कशेरुक अकशेरुक दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसमें कशेरुका पाई जाती है, तो इसका संघ है कॉर्डेटा, कशेरुक है ये। फिर होता है वर्ग, या जिसे हम कहते हैं ऑर्डर। तो कशेरुक अकशेरुक का, फिर हम कशेरुक का हम विभाजित कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि 5 वहाँ पे कैटेगरी थी। पिसीज है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिर एविज हैं और मेमलिया। तो ये मेमलिया में आता है, स्तनधारी है। फिर हम देखते हैं गण या वर्ग, माफ करिएगा, वर्ग को कहा जाता है क्लास। फिर आता है वर्ग, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर। अब स्तनधारी हो गए, स्तनधारी में भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो ये कहलाता है प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स। अंगूठे में हड्डियों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर फिर बांटा गया है, तो ये प्राइमेट्स में आता है। उसके बाद आता है कुल, या जिसे हम कहते हैं फैमिली। कौन से कुल में आता है ये? होमिनिडी। होमिनिडी फैमिली क्या है? जो 2 पैर पर चल पाते हैं उन्हें फिर हम कहते हैं होमिनिडी। तो हमारे साथ जैसे एप हैं, गोरिल्ला, वो भी फैमिली होमिनिडी में होंगे। फिर उसके बाद होता है वंश, जिसे हम कहते हैं जीनस, ये है होमो। और उसके बाद प्रजाति या स्पीसीज है हमारी सेपियंस। तो किसी भी जीव का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका जो नामकरण होता है वंश और जाति को मिलाकर कहा जाता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, तो उसमें वंश और जाति 2 चीजें मिली होती हैं, इस कारण हम इसे कहते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। और इसके जनक हैं कैरोलस लीनियस। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लीनियस, ये द्विनाम पद्धति के जनक हैं। 1 नंबर प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारा होमोसेपियंस है, जैसे हमारी जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका पावो क्रिस्टेटस है। जैसे जो कमल है उसका नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। जैसे आम है उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। इस तरीके से तो वंश और जाति दोनों वहाँ पे होते हैं वैज्ञानिक नाम पे। इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं क्योंकि 2 चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जीनस और स्पीसीज। तो मनुष्य का जो नाम है वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, और ये जो पद्धति है इसे दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक को जो है जीवन में विविधता एवं वर्गीकरण समाप्त करते हैं। परीक्षा उपयोगी मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है ऊतक। तो कोशिका की कक्षा में जैसा हमने पढ़ा कि ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं का समूह होते हैं। कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं ऊतक। ये सामान्यतः एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह होते हैं, परंतु कभी कभी जो है ये अनेक प्रकार के कोशिकाओं के समूह भी हो सकते हैं। तो कोशिकाएं जो है समूह में ऊतक का निर्माण करती हैं।
अब दो प्रकार के, जैसे हमने सेल देखे थे, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल, तो दो प्रकार के ऊतक हम देख लेंगे। पहला जो है प्लांट या फिर पादप ऊतक, और फिर बाद में हम देखेंगे एनिमल या फिर जंतु ऊतक। तो पादप ऊतक जो हैं सामान्य तौर पे उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है नहीं पाई जाती, इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कोशिकाओं में हमने पढ़ा है कि एक से जो अधिक कोशिकाएं बनती है वो कैसे बनती हैं, विभाजन के द्वारा। तो प्रविभाजी ऊतक ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभाजन की क्षमता। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे ऐसे ऊतक? तो बढ़ते हुए जो प्लांट के टिप्स हैं या फिर जड़ों के जो शीर्ष हैं, पत्ती, तने या जड़ों के जो शीर्ष हैं जिसमें वृद्धि होती रहती है, उनमें पाए जाते हैं प्रविभाजी ऊतक। स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होंगे जिनमें विभाजन की क्षमता कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, कि क्षमता कम या फिर नहीं पाई जाती। अगर ये एक ही प्रकार के ऊतक हुए, स्थायी ऊतक यदि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने हों तो ये सरल ऊतक कहलाते हैं। एक ही प्रकार के सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बने हों तो सरल ऊतक कहलाते हैं, और एक से अधिक प्रकार के सेल से मिलकर बने हों तो ये जटिल ऊतक कहलाते हैं। फिर जो सरल ऊतक होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, ये उनकी स्थिति के आधार पर है, स्थिति और कार्य के आधार पर। त्वची ऊतक यदि वो त्वचा में पाए जाते हैं, तो जैसे तने या पत्तियों के जो सामान्यतः तने की जो बाहरी त्वचा है जिसे हम बार्क या छाल कहते हैं, वो पाए जाएंगे, यानी त्वचा में पाए जाएंगे पौधों के, तो त्वची ऊतक होंगे। भरण ऊतक क्या होंगे? भराव का काम करेंगे, यानी तने के अंदर जो चीजें हैं, जिन चीजों से वो भर के बना हुआ है, वो ऊतक जो होंगे वो भरण ऊतक का काम करेंगे। तो ये सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं भरण ऊतक जो होते हैं। एक होते हैं पैरेनकाइमा, या जिसे हम कहते हैं मृदोतक। दूसरा होते हैं कोलेनकाइमा, और तीसरा होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ये इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो कोलेनकाइमा, दृढ़ोतक, स्क्लेरेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, पैरेनकाइमा जो है मृदुतक है, ये ऊतक जो है मृदु होंगे। तो पत्तियों या फिर तनों के जो मांसल भाग होते हैं वो बने होते हैं मृदुतक के। कैक्टस में जैसे पत्ती पाई जाती है, मांसल पत्ती, वो किसके बने होंगे? मृदुतक के बने होंगे। फिर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है इनको यांत्रिक आधार प्रदान करते हैं। जो ठोसपना होता है तनों में, जो दृढ़ता होती है, वो दृढ़ोतक और स्थूल कण ऊतक के कारण होती है। तने आदि की, तने या जड़ की, जो तने या जड़ की दृढ़ता जो है वो आती है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ऊतकों के कारण। पैरेनकाइमा जो होता है, तो पौधों के जो मांसल भाग होते हैं, वहां पाए जाते हैं पैरेनकाइमा। फिर जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक सामान्यतः इनसे प्रश्न पूछता है कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो ये संवहन ऊतक हैं। संवहन का कहने का मतलब है कि खाद्य पदार्थ या पानी को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो एक सामान्य प्रश्न पूछता है कि फ्लोएम किसके ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जाइलम किसके? तो फ्लो से याद रखिए, फ्लो पानी, उसका उल्टा भोजन, भोजन का संवहन। भोजन से मतलब यहाँ पे दाल सब्जी आदि से नहीं है, भोजन से मतलब जो पौधों का भोजन है, जो उनके पोषण के लिए आवश्यक है। और जाइलम तो इसके ठीक उल्टा जल का संवहन करता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक उल्टा फ्लो पानी, बहना, उसका उल्टा भोजन का संवहन।
और जाइलम जो है जल का संवहन करता है। इससे 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है जाइलम या फ्लोएम से। एक और इसमें कुछ विशिष्ट, अब ये जटिल है, एक से अधिक प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं, तो 4-4 प्रकार की कोशिकाओं से ये मिलकर बने होते हैं। उसमें एक विशिष्ट सेल का आप नाम याद रख लीजिए। चारों प्रकार का आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर उससे अगर प्रश्न पूछे तो फ्लोएम में जो पाई जाती है सखी कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, या इन्हीं को हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स किस में पाई जाती हैं, अगर इस टाइप का प्रश्न पूछता है तो वो फ्लोएम में पाया जाता है। फिर फ्लोएम काम क्या करता है, भोजन के संवहन का पौधों में, और जाइलम क्या करता है, जल के संवहन का काम करता है। ये तो हो गए पादप ऊतक के बारे में। अब हम देख लेते हैं जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक, जंतुओं के शरीर में जो ऊतक पाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे जंतु ऊतक। तो ये भी जो है अपने कार्य के आधार पर सामान्य तरीके से 4 प्रकार में बांटे गए हैं। त्वचीय, जो त्वचा में पाए जाएंगे, ये बाह्य त्वचा में भी होंगे और आंतरिक त्वचा में भी होंगे। तो बाह्य और आंतरिक त्वचा, त्वचा में पाए जाएंगे, क्या काम करेंगे, ये जो है प्रोटेक्शन का फर्स्ट लेयर होता है। यानी कि कोई भी चोट वगैरह हमको लगता है या बाहरी जीव, जीवाणु, विषाणु आदि हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो त्वचा है पहली लेयर प्रोटेक्शन की जो रोकती है इन्हें। तो ये बाह्य और आंतरिक त्वचा में पाए जाते हैं। आंतरिक त्वचा मतलब जैसे आपकी श्वास नली है, उसमें भी दो त्वचा है, एक बाहरी त्वचा हो गई, एक आंतरिक त्वचा। ये बाहरी त्वचा हमको दिख रही है, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं या नलिकाएं हैं, उनमें भी त्वचा पाई जाती है। तो बाहरी आंतरिक दोनों प्रकार की त्वचा में जो है त्वचीय या फिर इपिथेलियल टिश्यू जो है पाया जाता है। फिर उसके बाद होता है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, ये जोड़ने का काम करेगा, आपसी ऊतकों को, आपसी अंगों को जो है ये जोड़ने का काम करेगा। ये फिर 4 प्रकार के होते हैं। अंतराली, अंतराली मतलब जो अंग होंगे उनके बीच का जो खाली स्थान होगा उनको भरने का काम करेगा। अंगों के मध्य रिक्त स्थान को भरने का काम करेगा। अंगों के मध्य रिक्त स्थानों पर पाया जाएगा। वशीय, वसीय ऊतक, इनकी कोशिकाओं में जो है वसा भरे होते हैं। ये त्वचा के नीचे पाया जाता है, त्वचा के नीचे पाया जाता है। कई बार जब आपका मोटापा बढ़ जाता है, फिर हम बोलते हैं कि चर्बी बढ़ गई है, और चर्बी नहीं भी हो तो त्वचा के नीचे ये पाया जाता है और ठंड से हमारी रक्षा करता है। फिर तरल ऊतक, तो जैसे तरल से पता चल रहा है द्रव होगा, वो होती है रक्त एवं लसिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रक्त जो होता है वो सामान्यतः 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक जो होता है वो होता है आरबीसीएस, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसीएस, और फिर होता है प्लाज्मा। तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा से मिलकर बनी होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसके अलावा कुछ प्लेटलेट्स भी होते हैं इसमें, और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है इसका द्रव भाग होता है। आरबीसीएस क्या काम करता है, लाल रक्त कणिकाएं जो है ऑक्सीजन के संवहन का काम करता है। तो श्वास में जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, वो ऑक्सीजन रक्त की छोटी छोटी रिक्तिका नलियों से संग्रहित करके आरबीसीएस के माध्यम से, लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से शरीर के सारे भागों में पहुंचाई जाती है। डब्ल्यूबीसीएस क्या काम करती हैं, डब्ल्यूबीसीएस जो है प्रतिरक्षा का काम करती हैं। तो ये डब्ल्यूबीसीएस जो है प्रतिरक्षा के काम में लगी हुई हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो है वो होती हैं ऑक्सीजन का संवहन। प्लाज्मा जो होता है इसका द्रव भाग होता है। और रक्त जो है आपके रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है, जिसे हम धमनी या फिर शिरा कहते हैं। 2 रक्त वाहिकाएं होती हैं। इसके अलावा बाकी जगह भी द्रव रूप में
द्रव रूप जो पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है हमारे शरीर में फ्लूइड के रूप में, उसे हम कहते हैं लसिका। तो ये लसिका भी जो है प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है, प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। इसमें भी जो है WBCS और बहुत प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स आदि। ये मुख्यतः प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। तो ये संयोजी ऊतक कैसे हैं? क्योंकि रक्त भी जो है आप सारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लसिका भी जो है, जो कोशिकाओं के बीच या अंगों के बीच खाली जगह होता है उसमें भरी होती है, तो ये भी उन्हें जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हो गए तरल संयोजी ऊतक। उसके बाद देखते हैं कंकालीय। तो कंकाल या फिर शरीर के ढांचा बनाने का जो काम करते हैं वो कंकाली संयोजी ऊतक कहलाते हैं। उसमें है अस्थि, अस्थि मतलब बोन, हड्डी, और दूसरा है उपास्थि, उपास्थि मतलब होता है कार्टिलेज। तो हड्डी के बारे में जानते हैं, ठोस होता है, कैल्शियम का बना होता है। कार्टिलेज जो होता है वो अर्ध ठोस होता है। जैसे कान को आप छू कर देखिए, इसमें जो चीज़ है वो हड्डी तो है नहीं क्योंकि मुड़ नहीं पाती, तो वो है उपास्थि। तो ये अस्थि उपास्थि जो है ये ढांचा बनाने का काम करती हैं। फिर है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक जो है, पेशीय ऊतक ये आपको चालन या परिचालन या फिर गति में हेल्प करते हैं, गति में सहायक होते हैं। ये जो है अंगों को जोड़ने का काम करते हैं संयोजी ऊतक, ये गति में सहायक होते हैं। तो जितना भी मूवमेंट हम करते हैं, कुछ मूवमेंट्स जो है हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे हाथ का हिलाना या चलना, ये हमारी इच्छा से होता है। तो जहाँ पर ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो हमारी इच्छा से काम करते हैं, वो कहलाते हैं रेखित पेशीय ऊतक। ये इच्छा अनुसार काम करते हैं। इसी को हम ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं, ऐच्छिक। फिर कुछ जो है वो हम अपनी उन पर हमारा बस नहीं होता, वो हमारी इच्छा नहीं होती। जैसे पानी पीने के समय जो गटकने का जो मोमेंट है, पानी जो अंदर जा रहा है, उसे रोकने का काम हम नहीं कर सकते। या भोजन जैसे हमने निगल ली तो उसे रोकने का हम काम नहीं कर सकते। तो शरीर में ऐसे बहुत सी गतियां हैं, क्रमानुकुंचन गतियां, जिन पे हमारा बस नहीं चलता, उन्हें हम कहते हैं। तो ऐसी गतियों के लिए जिम्मेदार जो ऊतक होते हैं उन्हें हम कहते हैं अरेखित पेशी। इन्हें अनैच्छिक भी कहते हैं, अनैच्छिक। ये इच्छा अनुसार नहीं होती। जैसे मान लो आपके ब्लेडर में मूत्र जो है इकट्ठा हो गया, आपको प्रेशर आया, तो एक टाइम के बाद आपका कंट्रोल नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए रोक पाएँ, तो उसका जो है विमोचन होगा ही होगा, उस निर्मोचन उसका होगा ही, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो पेशियां हैं वो कहलाती हैं अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी। एक तीसरी होती है हृदयक पेशी। इस पर भी हमारा बस नहीं होता, ये जीवन पर्यंत चलती है, हृदय में पाई जाती हैं, हृदय में, और जीवन पर्यंत काम करती हैं, जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। जब ये रुक गई तो समझो जीवन समाप्त है। तो इस प्रकार से ये हो गई पेशीय ऊतक। एक होता है तंत्रिका ऊतक। तो बाहरी दुनिया को हम जिस तरीके से सेंस करते हैं, समझते हैं, उसे हम अपने मस्तिष्क को बताते हैं। तो जो चीज़ें, जो ऊतक हमको ये सेंस करने में, ये बताने में हेल्प करती हैं, उन्हें हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक। जैसे अगर मैं इस मार्कर को छूता हूँ तो मेरे दिमाग को पता चलता है कि मैंने इसे छुआ। तो उंगली के इस भाग से जो भी कोशिका या जो भी ऊतक इस संदेश को, छूने के संदेश को दिमाग तक लेके जाएगा, वो होगी तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की संरचना हम थोड़ी सी देख लेंगे, और बाकी आपके परीक्षा के, आपके सिलेबस के हिसाब से इतना आपको पर्याप्त है। तो हमने दो ऊतक देखे यहाँ पे, प्लांट ऊतक यानी पादप ऊतक और जंतु ऊतक। उसमें हमने उनके प्रकार देखे। तंत्रिका कोशिका की हम संरचना देख लेते हैं, और पादप में, पादप कोशिकाओं में या पादप ऊतक में जो संरचना पाई जाती है, एक क्लोरोप्लास्ट की हम संरचना देख लेते हैं, और दूसरा हम देख लेते हैं स्टोमेटा की संरचना। ये परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा स्टोमेटा क्या है? ऐसे छिद्र हैं जो पत्तियों में या हरे तनों में जो है पाए जाते हैं। क्या है ये? छिद्र हैं, रोम छिद्र हैं। क्या काम करते हैं? वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। जल की अधिक मात्रा जो होती है, पौधे उसे इन छिद्रों के माध्यम से पत्तियों के द्वारा या तने अगर हरे हैं तो तनों के द्वारा जो है वायुमंडल में वापस छोड़ देती हैं, जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। तो ये काम पौधे करते हैं स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा की संरचना कैसे होती है? स्टोमेटा जो है ऐसी होंठ जैसी एक संरचना होती है, दो कोशिकाओं से ऐसे वो घिरी होती है, और फिर ये जो कोशिकाएं हैं वो दूसरे जो पैरेन्काइमा कोशिश होती हैं मृदुतक, उनसे घिरी हुई होती हैं। तो ये जो छिद्र होता है इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ये दो कोशिकाओं से घिरी होती हैं। इन कोशिकाओं हम कहते हैं गार्ड सेल या रक्षी कोशिकाएं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए क्या है? रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है स्टोमेटा में। इसी में जो है क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, ये जिसे हम कह रहे हैं हरित लवक। सामान्यतः ज़्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं प्लांट्स के, उसमें हरित लवक पाए जाते हैं। और फिर आसपास जो ये कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं पैरेन्काइमा कोशिकाएं या फिर मृदुतक कोशिकाएं। तो ये एक स्टोमेटा का चित्र है। ध्यान आपको क्या रखना है, क्या काम करता है? वाष्पोत्सर्जन के काम आता है। और रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है इसमें, ये महत्वपूर्ण है। रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? स्टोमेटा में पाई जाती हैं। फिर हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जैसा हमने कोशिका में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया से लगभग दुगने आकार की झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। ये भी दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, ध्यान रखिएगा। दोहरी झिल्ली के से माइटोकॉन्ड्रिया भी घिरी हुई होती है, दोहरी झिल्ली से क्लोरोप्लास्ट भी घिरी होती है। तो अभी हम उसका सेक्शन कर लेते हैं। मान के चलिए कि उसका हमने काट लिया है, ये एक गोल संरचना थी क्लोरोप्लास्ट की, उसको हमने यहाँ से काट लिया तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा काट। ये दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली। अब इसमें क्या होता है, जैसे हर कोशिका में होता है, अंदर कुछ पदार्थ भरा होता है, द्रव भरा होता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब इसके अंदर जो है सिक्के के समान कुछ रचनाएं एक के ऊपर एक जो है जमी होती हैं। सिक्के के समान एक के ऊपर एक संरचनाएं जमी होती हैं। इन सिक्के जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। और ये सिक्के के ऊपर सिक्के जमकर एक संरचना बनाती हैं। ऐसी एक संरचना को हम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेनम, ग्रेनम है एक वचन। ये आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं और इनको फिर हम कहते हैं एक साथ ग्रेना। ग्रेना बहुवचन है, ग्रेनम जो है एक वचन है। इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछता है? दो तीन चीजें ध्यान रखना है आपको। एक तो जो है इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो सामान्यतः दो प्रकार से होती है। एक जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया जब वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और दूसरी होती है अंधकार अभिक्रिया, जब प्रकाश संश्लेषण जो है या भोजन निर्माण जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। ये भोजन निर्माण या फिर संश्लेषण की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की जो घटना होती है वो दो क्रियाएं होती हैं उसमें, प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा होता है अंधकार अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है या प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो होती है पौधे के ग्रेना में। और जो अंधकार अभिक्रिया होती है वो होती है
स्ट्रोमा में। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, किस में होती है? तो होती है ग्रेना में। और अंधकार अभिक्रिया किस में होती है? तो होती है स्ट्रोमा में। अगला हम देख लेते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तो जैसा मैंने बताया कि संदेशों के आदान प्रदान के लिए, जो भी संदेश, जैव रासायनिक संदेश जो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से। कोशिका की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि सबसे लंबी जो कोशिकाएं होती हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। तो उसकी जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। एक केंद्रक पाया जाता है और उसके आसपास जो बॉडी पाई जाती है तारे के आकार की होती है। तो उसमें जो ये प्रवर्ध निकले होते हैं, ये तारे के नोक जैसी जो संरचनाएं होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन। और इन प्रवर्धों के ऊपर जो है ऐसी जड़ें जैसी, रोम जैसी, जड़ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स, डेंड्रॉन, डेंड्रॉइड्स, ये होती है कोशिका काय, सेल बॉडी। ये जो लंबी संरचना पाई जाती है इसे हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन। ये माइलिन की एक परत से घिरी हुई होती है। माइलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो परत होती है, उसको शीथ बोलते हैं। तो ये होता है माइलिन शीथ। ये क्या काम करता है? तो अब ये वार है मान के चलिए। तो जैसे वार जो है उसमें करंट जा रहा है, वो इधर उधर पास मत हो, खराब मत हो करके उसके लिए इंसुलेटर डालते हैं हम प्लास्टिक का। प्लास्टिक की एक परत लगी होती है। तो वैसे ही माइलिन शीथ जो है इंसुलेटर का काम करता है। और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, एक्सॉन से लगी हुई कोशिकाएं होती हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं श्वान कोशिकाएं या फिर श्वान सेल। तो प्रश्न आपके लिए पूछ सकता है कि श्वान कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है तंत्रिका कोशिका में। अब ये जो एक्सॉन है वो दूसरे छोर पर जाकर ऐसे शाखाएं बना लेता है। जो दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है उसके जो डेंड्राइड्स हैं, अब इससे जुड़कर दूसरी तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्राइड्स हैं इससे जुड़कर इस तंत्र को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हो गई। हमने स्टोमेटा देख लिया, क्लोरोप्लास्ट देख लिया, तंत्रिका कोशिका देख लिया। इसके पहले हमने जंतु ऊतक और पादप ऊतक देख लिए। तो लगभग इस चैप्टर का हमने सारा चीज़ जो है कवर कर लिया। एक जिस जगह पे दूसरे तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्राइड्स हैं पहली तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन के किनारे से मिलकर जो जगह बनाते हैं, जो नोड बनाते हैं, जो नोड या फिर जगह बनाते हैं, इसे हम कहते हैं सिनेप्सिस नोड। सिनेप्टिक नोड बोलते हैं। और ये घटना जो है सिनेप्सिस कहलाती है। इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नोड। सिनेप्टिक नोड कहते हैं जहां पर एक तंत्रिका तंत्र का डेंड्राइड्स जो हैं दूसरे तंत्रिका तंत्र के एक्सॉन से मिलकर नोड बनाते हैं या गांठ बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नोड। और ये घटना जो है सिनेप्सिस कहलाती है। तो ये हमने देख लिया आज का हमारा टॉपिक। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कंपटीटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।